वैदिकोत्तर साहित्य, वो साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद होती है, वैदिकोत्तर साहित्य में सबसे पहले आता है वेदांग। कितने वेदांग हैं? 6। ये क्या है वेदांग? तो देखिए आप लोग जो तैयारी करते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं, तो एक सहायक पुस्तक है जिसकी आवश्यकता आप सबको बहुत ज्यादा होती है, पक्का से आप लोग रखते होंगे, दैट इज डिक्शनरी। फाइन। तो डिक्शनरी का उपयोग क्या करते हैं, क्यों रखते हैं डिक्शनरी आप लोग? वो इसलिए रखते हैं ताकि शब्दों को समझ सके, साहित्य को समझ सके। वेदांग का निर्माण वेदों के अर्थ को समझने और वैदिक यज्ञों के कर्मकांडों को उचित संपादन के लिए किया गया है। यज्ञ करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, तो समय की गणना के लिए, कैसा आपका क्या कहते हैं, उस पूरे कर्मकांड के संचालन के लिए या उस शब्दों को समझने के लिए किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो वेदांग है 6, पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा के सामने लिख लीजिएगा, सही उच्चारण के लिए शिक्षा। कल्प, यज्ञों के प्रतिपादन के लिए विधि विधानों का विवरण है इसमें। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है। व्याकरण आपको पता ही है, भाषा को समझने के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए। ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, पक्ष, ऋतु आदि के ज्ञान के लिए, ठीक है। और छंद जो है, छंद समझते हैं, जैसे आपका जो हनुमान चालीसा है वो चौपाइयों में लिखा गया है, चौपाई। तो छंद जो है वो कविता का, उसको कविता का श्रृंगार कहते हैं। मतलब वैदिक काव्य को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए क्या किया गया है, तो छंद का विकास, ठीक है, ताकि अच्छे से बेहतर तरीके से उसको प्रदर्शित किया जा सके। इज दैट क्लियर? कितने वेदांग हैं? 6। इसके बाद है सूत्र साहित्य। देखिए सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े संक्षिप्त में कर देना। तो ये जो सूत्र है, ये लिखिए, सूत्र साहित्य में व्यक्ति, परिवार, समाज, यज्ञ के संदर्भ में बड़े संक्षिप्त रूप में नियमों, विचारों का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें कहते हैं टू डू लिस्ट जो होता है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीजों के संदर्भ में इसी में होता है। इसमें स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्व सूत्र है। फाइन। तो सूत्र साहित्य में है स्रोत सूत्र, शुल्व सूत्र, धर्म सूत्र। जैसे शुल्व सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यज्ञ वेदी बनाने के विवरण दिए गए हैं। यज्ञ वेदी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्या किया जाए। तो इसमें चीजों को बहुत संक्षिप्तीकरण करके प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। कैसे टू डू लिस्ट कैसे करना है, क्या करना है, क्या इसका एक नियम होगा, क्या इसका चीजें, उसको वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपको स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य का मतलब है विधि साहित्य। मानव के जीवन को परिवार और समाज में नियंत्रित करने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई है उसको विधि साहित्य कहते हैं। फाइन। और विधि साहित्य में, स्मृति में पता है ये सिंपल से क्या है, तो लॉ बुक्स है, किताब, कानून की किताब है, विधि की किताब है। इसी से क्या होता है, तो इसी से जो संपत्ति के भी जो है, किसको क्या मिलेगा, इन सब बातों की इसी स्मृति साहित्य में ही विवरण दिया गया है। फाइन। तो इसमें आप सबको पता है सबसे पुराना स्मृति साहित्य कौन है, कोई बताएगा सबसे पुराना? तो वह है मनुस्मृति है। यहाँ पे आप लोग ये याद कर लीजिए, मयाना पब्रिकादे, मयाना पब्रिकादे। स्मृति साहित्य में मयाना पब्रिकादे, ये सीक्वेंस में है, ये सब स्मृतियों के नाम है। लिख लिया आप लोगों ने, मयाना पब्रिकादे। देखिए, म से मनुस्मृति, या से याज्ञवल्क्य की स्मृति, ना से नारद स्मृति, प से पराशर स्मृति, ब्री से बृहस्पति स्मृति, का से कात्यायन स्मृति और दे से देवल स्मृति। मनु, याज्ञवल्क्य, ये सीक्वेंस में है। बहुत बार क्या होता है, तो सीक्वेंस पूछ दिया जाता। फाइन। मनुस्मृति को जो टीका जिसपे लिखा है इन्होंने, टीकाकार मनुस्मृति के, गोमे कुभा, याद रखिएगा, कोडिंग में है गोमे कुभा। गो से गोविंदराज, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट और भारुचि, इन लोगों ने मनुस्मृति पर टीका लिखा है, ठीक है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति भी लिखते हैं विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क। ये सारे लोगों ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी है। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पे 2 किताबों को जानना जरूरी है जो स्मृति साहित्य से ही संबंधित हैं, ठीक है। एक है मिताक्षरा लॉ और दूसरा है दाय भाग लॉ। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर और दाय भाग के लेखक हैं जिमुत वाहन। मिताक्षरा के हैं विज्ञानेश्वर और दाय भाग के हैं जिमुत वाहन। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोनों। ये दोनों किताब जो है परिवारों में उत्तराधिकार के नियमों को स्पष्ट करता है, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है पारिवारिक संपत्तियों में,
ठीक है, किस चीज के उत्तराधिकार को? तो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार। क्लियर? इस दोनों के अंतर को समझिए, बड़ा सिंपल है। ये बहुत बार मतलब यूपीएससी और तमाम एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए तो क्या है, पूर्वी भारत में आसाम और उधर के क्षेत्रों में दाएं भाग के कानून लागू होते हैं, जो नियम दाएं भाग में वर्णित है वो लागू होते हैं, और शेष भारत पे, संपूर्ण भारत में मिताक्षरा कानून लागू होता है, मिताक्षरा लॉ। यदि कल को आप वकालत भी पढ़ेंगे तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। फाइन, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर समझिए। तो दोनों में अंतर है, दाएं भाग में मूल शब्द याद रखिए, दाएं भाग कहता है बाद में, बस इतना ही अंतर है। मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों भारत में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण करते हैं, अर्थात पिता से पुत्रों को संपत्ति कैसे मिलेगी इसका निर्धारण करते हैं, इसका नियम बनाते हैं। मिताक्षरा लॉ संपूर्ण भारत में प्रचलित है, लेकिन असम और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में दाएं भाग के नियम चलते हैं। दाएं भाग के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, दाएं भाग के नियम के अनुसार पुत्रों को संपत्ति पिता के मृत्यु के बाद मिलती है। मतलब पुत्र अपने पिता के संपत्ति में अपना हिस्सा तभी क्लेम कर सकता है जब पिता निकल लें, अर्थात जब तक पिता जीवित है संपत्ति पे संपूर्ण अधिकार पिता का है, वो चाहे जैसे वैसा उसका निर्धारण कर सकता है। लेकिन मिताक्षरा लॉ क्या कहता है? मिताक्षरा लॉ कहता है कि जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आया वैसे ही पिता के संपत्ति पे उसका अधिकार सुनिश्चित हो गया। और इस क्षेत्र में, मिताक्षरा लॉ के क्षेत्र में, पुत्र किसी भी अवस्था में, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, 12 साल का हो, किसी भी अवस्था में पुत्र पिता के संपत्ति में अपने हिस्से को क्लेम कर सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में वो कब क्लेम करेगा? बाद में का मतलब क्या है? पिता के मृत्यु के बाद। इज दैट क्लियर?